कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी टापू से जिसका नाम है कारपैथियन। यहाँ एक बहादुर लड़की यूरी अपने पिता मैक्सिम और गोद लिए भाई पेट्रो के साथ रहती है। जब से उसकी माँ दशा उन्हें छोड़कर चली गई है, तब से ये तीनों मिलकर जंगल के खतरनाक और रहस्यमय जीवों ऊंची का शिकार करते हैं। ये जीव गांव वालों की फसलें बर्बाद कर देते हैं और जानवरों को मारकर खा जाते हैं, जिससे गांव में दहशत बनी रहती है। ओची से निपटने के लिए मैक्सिम अपने बेटों और गांव के कुछ युवा शिकारियों को साथ लेकर अक्सर जंगल में निकलता है। एक रात शिकार पर निकलते वक्त मैक्सिम यूरी को अपने पिता की दी हुई एक छोटी छुरी देता है, हिम्मत और भरोसे की निशानी के रूप में। इसके बाद सब जंगल की तरफ बढ़ते हैं। तभी अचानक ओची उनके सामने आ जाते हैं। ये जीव बंदरों जैसे दिखते हैं और जोर जोर से दहाड़ते हुए अपने पूरे झुंड को बुला लेते हैं। इस खतरे को देखकर शिकारी पेड़ों में आग लगा देते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इसी झड़प में पेट्रो गलती से ओची के नेता को पैर में गोली मार देता है। घायल होकर वो बाकी साथियों के साथ जंगल में भाग जाती है, लेकिन इस अफरा तफरी में उसका छोटा बच्चा अपने झुंड से बिछड़ जाता है और जलते हुए जंगल में इधर उधर भागता है। अगली सुबह मैक्सिम गांव के सभी शिकारियों को एक खलिहान में इकट्ठा करता है और उन्हें याद दिलाता है कि ओची की वजह से ही उसकी पत्नी दशा उसे छोड़कर गई थी। वो सबको तैयार करता है कि इन खतरनाक जीवों को अब जड़ से खत्म करना होगा। लेकिन दोपहर में जब सब घर पर खाना खा रहे होते हैं, तब यह सच सामने आता है कि दशा मरी नहीं थी, बल्कि अपनी मर्जी से परिवार छोड़कर गई थी और शायद उसका इन ओची से कोई रिश्ता था। यूरी को अब भी उम्मीद है कि वो अपनी माँ से फिर मिल सकती है, लेकिन मैक्सिम साफ कह देता है कि दशा कभी लौटकर नहीं आएगी। गुस्से और नाराजगी में यूरी घर से निकलकर अकेली जंगल की ओर चली जाती है। तभी उसे एक जानी पहचानी सी दहाड़ सुनाई देती है। जब वो थोड़ी और आगे बढ़ती है तो देखती है कि एक नन्हा ओची बच्चा भालू के फंदे में फंसा हुआ है। भले ही यूरी ने हमेशा सुना था कि ये ओची बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन जब वो उस छोटे से डरे हुए ओची को जाल में फंसा देखती है तो उसका दिल पसीज जाता है। वो हिम्मत करके उसे फंदे से आजाद कर देती है। छोटा ओची भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जख्म बहुत गहरे होते हैं। यूरी उससे वादा करती है कि वो उसे किसी सुरक्षित जगह ले जाकर उसकी चोटों का इलाज करेगी। उधर शिकारी कैंप में लड़के अपने हथियार साफ कर रहे होते हैं और पेट्रो के साथ लड़ाई की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। उसी वक्त यूरी चुपचाप घर लौट आती है। जब वो देखती है कि उसका पिता मैक्सिम ड्राइंग रूम में सो रहा है, तो वो इस मौके का फायदा उठाकर बैग में छिपाकर उस छोटे ओची को अपने कमरे में ले आती है। कमरे में पहुंचने के बाद भी वो छोटा ओची बहुत डरा हुआ होता है और यूरी से दूर दूर रहता है, लेकिन यूरी धीरे धीरे उसका भरोसा जीतने लगती है। जब यूरी देखती है कि उसके पंजे से खून बह रहा है, तो वो फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है, लेकिन ओची अभी भी बेचैन होता है और उसे पास नहीं आने देता। तभी यूरी को एक मजेदार बात याद आती है। उसके पास एक डिब्बे में नकली वैम्पायर दांत पड़े हैं। वो उन्हें पहनकर ओची जैसी आवाजें निकालती है। ये देखकर छोटा ओची शांत हो जाता है और यूरी को अपने पास आने देता है। यूरी उसके जख्म पर पट्टी बांधती है। दोनों को एहसास होता है कि वो एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है और यहीं से उनके बीच एक प्यारी सी दोस्ती की शुरुआत होती है। थोड़ी देर बाद ओची कमरे में घूमने लगता है और यूरी की टेबल पर रखा एक एक्वेरियम देखता है, जिसमें यूरी एक नीली रंग की छोटी सी इल्ली कैटरपिलर की देखभाल कर रही होती है। छोटा ओची धीरे धीरे टेबल की तरफ बढ़ता है और यूरी घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद अब ये ओची उसके प्यारे कैटरपिलर को खा जाएगा, लेकिन इसके ठीक उलटा वो नन्हा जीव कैटरपिलर के साथ प्यार से खेलने लगता है और फिर उसे वापस एक्वेरियम में रख देता है। यूरी हैरान रह जाती है। उसे समझ आता है कि ओची जैसे जीव असल में प्रकृति के बेहद करीब हैं और वो भी इस दुनिया में सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे इंसान करते हैं। सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन तभी बाहर से अचानक गोलियों की आवाजें आने लगती हैं। दरअसल पास में ही युवा शिकारी बंदूक चलाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये आवाज सुनकर छोटा ओची डर जाता है और जोर से गुर्राने लगता है। ये गुर्राहट पेट्रो और उसके साथ ही शिकारियों के कानों तक पहुंच जाती है। यूरी को समझ में आ जाता है कि अब शिकारी ओची को ढूंढ लेंगे। वो जल्दी से अपना बैग उठाती है और उसे लेकर जंगल की तरफ भागने की तैयारी करने लगती है। लेकिन तभी पेट्रो को यूरी के कमरे से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। जब वो कमरे में घुसने की कोशिश करता है, तो यूरी उसे धक्का देकर बाहर कर देती है। पेट्रो फिर उठता है और जब बैग में ओची को देखता है, तो हैरान हो जाता है। वो यूरी से पूछता है कि वो इस ओची का क्या करने वाली है। यूरी बस इतना कहती है, मैं इसे वापस जंगल छोड़ने जा रही हूँ और जब तक मैं लौटूं, मेरी कैटरपिलर्स का ख्याल रखना। पेट्रो जानता है कि यह सही फैसला नहीं है,
लेकिन फिर भी वो अपनी बहन को जाने देता है। यूरी छोटा ओची लेकर चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ती है। अगले दिन टापू के दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही होती है। यूरी की मां दशा अकेले एक सड़क पर गाड़ी चला रही होती है। उसके पीछे पौधों से भरी ट्रॉली बंधी होती है जो वो अपनी भेड़ों के फार्म पर ले जा रही है। जब से उसने परिवार को छोड़ा है, वो एक झोपड़ी में अकेले रह रही है और उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि उसका ओछी जैसे जीवों से कोई गहरा और रहस्यमय रिश्ता है। जैसे ही दशा अपने घर लौटती है, उसे दूर पहाड़ों के पास ओछी की तेज गुर्राहट सुनाई देती है। उसे बिना कुछ देखे ही लग जाता है कि कोई मुसीबत आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ मैक्सिम यूरी के घर न होने पर पेट्रो से पूछता है कि वो कहाँ गई है, लेकिन पेट्रो झूठ बोलता है और कहता है कि उसे नहीं पता। मैक्सिम को शक होता है और वो यूरी के कमरे में जाकर देखता है। वहां उसे वही जेब में रखने वाली छुरी मिलती है जिसे उसने यूरी को तोहफे में दिया था। उस छुरी में एक चिट्ठी लगी होती है। उसमें यूरी ने लिखा होता है कि वो बिल्कुल ठीक है और अपने पिता से अनुरोध करती है कि वो उसे ढूंढने की कोशिश न करें। ये पढ़ते ही मैक्सिम और भी परेशान हो जाता है और तब हालत और खराब हो जाती है जब वो कमरे में खून के निशान और ओची के बाल बिखरे हुए देखता है। उसे लगता है कि जैसे पहले दशा को ओची ने छीन लिया था, वैसे ही अब उसकी बेटी यूरी भी उनके हाथ लग चुकी है। गुस्से और दर्द से भरा मैक्सिम अपने कमरे में जाता है और वहां रखे एक पुराने बक्से से अपना योद्धा वाला लोहे का कवच निकालता है। उसे पहनकर वो गांव के सारे युवा शिकारियों को बुलाता है और यूरी को बचाने के लिए एक बड़ी खोज अभियान शुरू कर देता है। सब शिकारी पूरे गांव में फैल जाते हैं और यूरी व ओची के निशान ढूंढने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ यूरी जंगल की ओर अपनी यात्रा जारी रखती है। तभी रास्ते में उसे एक पुराना सुपरमार्केट दिखाई देता है। क्योंकि यूरी हमेशा अपने पिता के उगाए खाने को मजबूरी में खाती रही थी, अब उसे मौका मिलता है तो वो स्टोर में घुस जाती है और बिना पैसे दिए खाने पीने का सामान उठा लेती है। फाइनली वो फ्रीजर तक पहुंचती है और वहां से एक दूध की बोतल निकालती है जो अंडों की ट्रे के पास रखी होती है। ओची के बच्चों को ये अंडे बहुत पसंद होते हैं, इसलिए छोटा ओची उन्हें लेने की कोशिश करता है। लेकिन तभी स्टोर में मौजूद दो ग्राहक उसे देख लेते हैं और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। जैसे ही सुपरमार्केट में लोगों की चीखें गूंजती हैं, एक कैशियर को शक हो जाता है कि अंदर कहीं ओची छिपा हुआ है। वो तुरंत शॉटगन उठाता है और स्टोर की गलियों में उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उधर यूरी और छोटा ओची डर के मारे फ्रीजर के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन ओची फिर से गुर्राने लगता है जिससे खतरा और बढ़ जाता है। यूरी उसकी आवाज दबाने के लिए उसका मुंह पकड़ लेती है ताकि किसी को पता न चले, लेकिन ओची अचानक गुस्से में आ जाता है और यूरी के हाथ पर काट लेता है। दर्द से यूरी जोर से चिल्ला उठती है और सबका ध्यान उसकी ओर चला जाता है। यूरी फटाफट एक शॉपिंग कार्ट में ओची को रखती है और स्टोर से भागती है। इस हंगामे का फायदा उठाकर यूरी और ओची सुपरमार्केट के बाहर निकल जाते हैं। पार्किंग एरिया में यूरी को एक छोटी कार दिखाई देती है। ड्राइवर टायर बदल ही रहा होता है, लेकिन यूरी तुरंत कार में बैठती है, इंजन स्टार्ट करती है और ओची को लेकर सड़क की ओर भाग जाती है। रास्ते में यूरी नोटिस करती है कि उसके हाथ पर जहां ओची ने काटा था, वहां अब नीले रंग की फुंसियां बनने लगी हैं। झर जैसे घाव को अंदर से फैलता देख उसकी चिंता और बढ़ जाती है। तभी अचानक कार में खराबी आ जाती है और वो बीच सड़क में बंद हो जाती है। उसी वक्त टापू के एक और हिस्से में मैक्सिम अपनी बेटी की तलाश में निकला होता है। तभी उसे दो पुलिस वाले एक कार की जांच करते दिखते हैं। वहां उसे एक नकली वैम्पायर के दांत मिलते हैं जो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे यूरी ने अपने कमरे में पहने थे। मैक्सिम को यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी कहीं पास ही है। उधर यूरी अब कार से निकलकर एक दलदली इलाके में पहुंच जाती है। वो अपने जख्मी हाथ को पानी से भरे एक गड्ढे में डाल देती है जिसमें झोंकें तैर रही होती हैं। उसकी उम्मीद होती है कि ये झोंक उसके खून से झड़ चूस लेंगी, लेकिन उसका ये तरीका काम नहीं करता। उल्टा उसका जख्म और भी खराब होता चला जाता है। अब यूरी के साथ एक और अजीब बात होने लगती है। वो भी ठीक उसी तरह की गुर्राहट करने लगती है जैसी ओची करते हैं। ऐसा लगता है जैसे ओची के जहर का असर अब उसके शरीर में फैल चुका है और वो खुद भी धीरे धीरे उन्हीं जैसा बन रही है। लेकिन यूरी इससे परेशान नहीं होती, उल्टा वो खुश होती है क्योंकि अब छोटा ओची उसकी बात समझने लगता है। उसे लगता है कि अब उसमें जानवरों से बात करने की ताकत आ गई है। इस खुशी में वो दलदल के बीच दौड़ने लगती है, लेकिन तभी अचानक वो एक गड्ढे में गिर जाती है जो खास तौर पर ओची को पकड़ने के लिए बनाया गया था। यूरी बेहोश होकर उसी गड्ढे में पड़ी रहती है और किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता। पास ही मैक्सिम और बाकी शिकारी अब भी उसकी तलाश में जंगल के कोनों में घूम रहे होते हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि यूरी बेहोश होकर दलदल के बीच फंसी हुई है।
उधर छोटा ओची पास के एक पेड़ पर चढ़ जाता है और ऊपर से अपने दोस्त को देखता है। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और फिर सामने आती है यूरी की माँ, दशा। जैसे ही वो अपनी बेटी को गड्ढे में पड़ी देखती है, वो बिना देर किए उसे बाहर निकालती है और अपने घर यानी झोपड़ी की तरफ ले जाती है। यूरी को एक सुरक्षित जगह लिटाकर दशा अपनी भेड़ों के फार्म पर जाती है, जहां उसे एक चमगादड़ दिखाई देता है जो एक भेड़ का खून चूस रहा होता है। वो उस चमगादड़ को पकड़ती है और उसके जहर से एक दवा तैयार करती है जो ओची के जहर को खत्म कर सकती है। लेकिन जब यूरी को होश आता है तो वो हैरान कर देने वाली बात कहती है। वो दवा नहीं लेना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि इस काटने से उसे ओची से जुड़ने की शक्ति मिल गई है। ये सुनकर दशा चौंक जाती है, लेकिन फिर वो यूरी को बताती है कि ये शक्ति उसे काटने से नहीं मिली, बल्कि सालों पहले जब यूरी बहुत छोटी थी तब उसने खुद अपनी बेटी को ओची की भाषा सिखाई थी। फिर दशा एक बांसुरी निकालती है और दिखाती है कि वो कैसे ओची जैसी सीटी की आवाजें निकालती थी। वो कहती है कि अगर सही सुर में बजाया जाए तो ये बांसुरी ओची की भाषा को बिल्कुल उसी तरह दोहरा सकती है। यूरी ये सब सुनकर हैरान रह जाती है और फिर वो अपनी माँ से सीधा सवाल करती है, अगर आपने मुझे ये सब सिखाया था तो फिर मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? दशा यूरी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि असल में उसे छोड़ा नहीं गया था, बल्कि यूरी के पिता मैक्सिम ने ही दशा को उससे दूर कर दिया था, क्योंकि इस टापू के बाकी लोगों की तरह दशा ओची को दुश्मन नहीं मानती थी। अब दशा वो दवा निकालती है जो उसने चमगादड़ के जहर से तैयार की थी और एक इंजेक्शन की मदद से यूरी के जख्मी हाथ में लगा देती है। इंजेक्शन लगते ही यूरी दर्द से चीख उठती है। बाहर पेट्रो उसी वक्त उस जगह तक पहुंच जाता है और जब वो अपनी बहन की चीखें सुनता है तो तुरंत अपने कम्युनिकेशन डिवाइस से मैक्सिम और बाकी शिकारियों को इसकी सूचना देता है। अगली सुबह यूरी को होश आता है। वो अब अपने बिस्तर पर होती है, हाथ पर पट्टी बंधी होती है जिसे उसकी माँ ने खुद लगाया था। अब उसका घाव ठीक हो चुका था। थोड़ी देर बाद उसे बेसमेंट से बांसुरी की एक मीठी धुन सुनाई देती है। जब वो वहां जाती है तो देखती है कि उसकी माँ वही धुन बजा रही होती है जिसे कभी मैक्सिम खाने के वक्त सुना करता था। दशा यूरी को बताती है कि यह धुन ओची की बनाई हुई है। ओची एक खास तरह की म्यूजिकल लैंग्वेज यानी संगीत की भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं। इस भाषा के जरिए वो न सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान करते हैं, बल्कि अपने जज्बात और एहसास भी एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं जो आम इंसान कभी समझ नहीं सकते। दशा बताती है कि वो काफी सालों से ओची से बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक वो सिर्फ उनकी भाषा की सतह तक ही पहुंच पाई है। उसे लगता है कि ओची आपस में तो बात कर सकते हैं, लेकिन इंसान उनसे कभी पूरी तरह नहीं जुड़ सकते। लेकिन यूरी इस बात से हार मानने को तैयार नहीं होती। उसे अपनी भाषा सीखनी है ताकि वो अपने छोटे ओची दोस्त को ढूंढ सके और उसकी मदद कर सके। दशा को डर है कि इंसान और ओची कभी दोस्त नहीं बन सकते, क्योंकि ओची पालतू जानवर नहीं है, वो जंगल के रहस्यमयी जीव हैं। ये सुनकर यूरी थोड़ी निराश हो जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक नक्शे पर जाती है जिसमें ओची के घोंसले यानी उनके रहने की जगह का निशान बना होता है। यूरी अपनी माँ से कहती है कि वो ओची बच्चे को उसके परिवार के पास वापस ले जाना चाहती है, लेकिन दशा इस बात से इनकार कर देती है क्योंकि यह रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है। जब यूरी को यह एहसास होता है कि उसकी माँ उसकी मदद करने को तैयार नहीं है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। नाराज होकर वो अपनी किताबें जमीन पर फेंक देती है और झोपड़ी से बाहर निकल जाती है। बाहर उसे एक जगह पर अंडों की फसल दिखती है जिन्हें दशा ने पाल रखा था। यूरी उनमें से एक अंडा उठा लेती है ताकि जब वो अपने छोटे ओछी दोस्त से मिले तो उसे दे सके। इसके बाद वो अकेले ही जंगल में अपने दोस्त को ढूंढने निकल पड़ती है। इसी बीच पेट्रो के कॉल का जवाब देते हुए मैक्सिम दशा की झोपड़ी तक पहुंच जाता है। वो अपने साथियों को चारों तरफ ढूंढने के लिए भेजता है और जैसे ही वो घर में घुसता है वहां उसे उसकी पुरानी पत्नी दशा टेबल पर बैठी मिलती है। मैक्सिम उससे पूछता है कि यूरी कहाँ है। दशा कहती है कि लड़की अब ठीक है, लेकिन ओची के जड़ से वो संक्रमित होने के बहुत करीब थी। फिर दशा अपनी लकड़ी की बनी हुई नकली बाजू दिखाती है और बताती है कि कभी उसे भी ओची ने काटा था, लेकिन तब इस जहर का कोई इलाज नहीं था, इसलिए मैक्सिम ने उसका पूरा हाथ ही कटवा दिया और वो अब लकड़ी के हाथ के सहारे जी रही है। मैक्सिम खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने ये सब दशा की भलाई के लिए किया था, लेकिन दशा उस पर नाराज हो जाती है और कहती है कि उसका ओछी के प्रति अंधा गुस्सा उसे सच देखने से रोकता रहा है। उसे समझना चाहिए था कि प्रकृति सिर्फ खुद की रक्षा कर रही है और इंसानों को उसके साथ जीना सीखना होगा। दशा कहती है कि यूरी वही बात समझ पाई है जो मैक्सिम कभी नहीं समझा
और अब यूरी खुद अकेले ही अपने ओछी दोस्त की मदद करने के लिए निकल पड़ी है। ये सुनते ही मैक्सिम का गुस्सा भड़क उठता है। वो अपनी पत्नी को डायन कहकर ताना मारता है और उसे आरोप देता है कि उसने अपने परिवार को छोड़ दिया था। लेकिन दशा भी चुप नहीं रहती। वो मैक्सिम को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि उसने अपनी बेटी की जिंदगी को नफरत और बेकार के गुस्से से भरने की कोशिश की है। दोनों के बीच थोड़ी देर तक बहस होती है, लेकिन तभी वहां प्रो और बाकी युवा शिकारी पहुंच जाते हैं और दशा की ओर बंदूकें तान देते हैं। अब मैक्सिम फिर से हालात पर काबू पाता है और दशा को आदेश देता है कि वो बताए यूरी कहाँ गई है, लेकिन दशा इनकार कर देती है। तभी उनमें से एक शिकारी बेसमेंट में घुस जाता है और वहां उसे दीवार पर टंगा नक्शा मिल जाता है जिसमें ओछी के घोंसले की लोकेशन होती है। अब जब मैक्सिम को ओछी के घोंसले की जगह का पता चल गया है तो वो पूरी तैयारी के साथ निकल पड़ता है, यूरी को बचाने और ओछी जैसे जीवों को हमेशा के लिए खत्म करने। उधर यूरी अब अकेले पहाड़ियों पर चढ़ रही होती है। जैसे उसकी माँ ने बताया था, अब वो सच में ओछी से बात कर पा रही थी और ये सब तब भी हो रहा था जब उसके शरीर से जहर का असर खत्म हो चुका था। यूरी बार बार अपने छोटे दोस्त को पुकारती है, लेकिन उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलता। वो लगभग हार मानने ही वाली होती है, लेकिन तभी एक पेड़ के अंदर छिपा छोटा ओछी उसकी आवाज सुन लेता है और उसे जवाब देता है। यूरी फौरन आवाज की दिशा में दौड़ पड़ती है और आखिरकार अपने प्यारे दोस्त को फिर से पा लेती है। ओची भी उसे देखकर खुश हो जाता है। शाम होते होते यूरी वो अंडा निकालती है जो उसने अपनी माँ के फार्म से उठाया था और उसे ओछी के लिए पकाकर तैयार करती है। रात होते होते दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन जाता है। अब ओची उसे छूने देता है और दोनों एक दूसरे की भाषा अच्छे से समझने लगते हैं। यूरी उसे मार्केट से लाया हुआ दूध भी देती है। दूध की खुशबू पाकर ओछी को अपनी माँ की याद आ जाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी माँ अब कहाँ है। उधर दूसरी तरफ दशा अब अपनी झोपड़ी में हुए नुकसान को ठीक करने की कोशिश करती है जो मैक्सिम और उसके शिकारियों ने किया था, लेकिन तभी उसे अचानक यूरी की चिंता होने लगती है। सालों दूर रहने के बावजूद एक माँ का दिल अब अपनी बेटी के लिए तड़प उठता है। वो जानती है कि यूरी अकेले उस बच्चे को उसके घर नहीं पहुंचा पाएगी, इसलिए वो खुद निकल पड़ती है उसकी मदद के लिए। अब जंगल के एक सुदूर हिस्से में यूरी और छोटा ओछी एक ऐसे रास्ते पर पहुंचते हैं जिसे पार करने के लिए झील को पार करना पड़ता है। यूरी कुछ रस्सियों और लकड़ियों की मदद से एक छोटी सी नाव बनाती है और धीरे धीरे झील पार करके सामने पहुंचती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, उसे एक विशाल गुफा दिखाई देती है और उस पहाड़ी की ऊंचाई पर कई छोटे छोटे गड्ढों में ढेर सारे ओछी रहते हैं। छोटा ओछी जैसे ही अपने जैसे बाकी ओछी को देखता है, वो उन्हें पुकारता है, लेकिन ओछी यूरी को देखकर डर जाते हैं और पहाड़ी के गड्ढों को पत्थरों से ढक देते हैं। उसी समय मैक्सिम और उसके शिकारी भी वहां पहुंच जाते हैं और ओछी के घोंसले की तरफ बंदूकें तान देते हैं। यूरी अब अपने छोटे दोस्त के साथ वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी लकड़ी की नाव एक चट्टान से टकरा जाती है और पलट जाती है। यूरी और छोटा ओछी दोनों पानी में गिर जाते हैं। शुक्र है कि दोनों किसी तरह तैरकर एक बड़ी चट्टान पर चढ़ जाते हैं। पीछे से मैक्सिम चिल्लाता है कि वो यूरी को बचाने आया है, लेकिन यूरी समझ जाती है कि उसके पिता ओछी को मारना चाहते हैं। ये जानकर यूरी फिर से पानी में कूद जाती है और गुफा की ओर तैरती है। मैक्सिम अब यूरी के इस फैसले से हैरान रह जाता है और अपने शिकारियों को उसे बचाने के लिए भेजना चाहता है, लेकिन पेट्रो साफ मना कर देता है। वो कहता है कि यूरी उसके ही कारण भागी थी। इसके बावजूद मैक्सिम हार नहीं मानता, लेकिन अपने साथियों को खतरे में न डालते हुए वो अकेले ही गुफा के अंदर जाने का फैसला करता है। अंदर जाने से पहले वो अपनी वर्दी उतार देता है और सिर्फ एक कुल्हाड़ी के सहारे आगे बढ़ता है। गुफा के अंदर यूरी और छोटा ओछी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें वहां पहले से मौजूद कई ओछी दिखाई देते हैं जो उन्हें घूर रहे होते हैं। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। तभी मैक्सिम भी किसी तरह वहां पहुंच जाता है और जोर से यूरी को पुकारता है, उससे वापस लौट आने की भीख मांगता है, लेकिन तभी उसका पैर लकड़ी के गट्टों के बीच फंस जाता है और वो वहीं गिर जाता है। यूरी तुरंत उसे बचाने के लिए भागती है। मैक्सिम उसे अपनी कुल्हाड़ी देता है और कहता है कि इससे लकड़ी हटाने की कोशिश करो, लेकिन लकड़ी इतनी भारी होती है कि यूरी उसे अकेले नहीं उठा पाती। फिर मैक्सिम उसे कहता है कि वो ये कुल्हाड़ी अपने पास रख ले और खुद को ओछी से बचाए। इसी बीच मैक्सिम की नजर यूरी के बैग से बाहर निकलते छोटे ओछी पर पड़ती है। वो चौंक जाता है और तभी यूरी रोते हुए अपने पिता से माफी मांगती है कि उसने भागकर गलत किया और जैसा उसके साथ बर्ताव किया वो भी गलत था। वो ये भी कहती है कि वो जानती है मैक्सिम उसे बचाना चाहता था,
लेकिन अब उसे अपनी इच्छा से छोटे ओची को उसके परिवार तक पहुंचाना है और उसे उम्मीद है कि उसके पिता अब उसकी बात समझेंगे। मैक्सिम और यूरी पहली बार एक दूसरे से दिल से बात कर पाते हैं और इस माहौल में जब ओची देखता है कि इंसान अब दुश्मन नहीं है, तो वो भी धीरे धीरे उनके करीब आने लगता है। अब जब मैक्सिम ओची को करीब से देखता है तो वो उसे धीरे से हाथ लगाता है और तभी उसे एहसास होता है कि वो इन प्राणियों के बारे में अब तक गलत सोचता रहा है। आखिरकार बाप बेटी के बीच की दूरियां भी खत्म हो जाती हैं। यूरी एक बार फिर कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके लकड़ी को हटाने में कामयाब हो जाती है और अपने पिता को आजाद कर लेती है। उधर दूसरी ओर पेट्रो भी अब अकेले गुफा की तरफ निकल पड़ता है और कुछ देर बाद बाकी शिकारी भी उसके पीछे पहुंच जाते हैं। रास्ते में उसकी मुलाकात दशा से होती है, जो अपनी बेटी को ढूंढने निकली है। उसके टोपी पर टॉर्च लगी होती है और वो गुफा के अंदर की ओर जाती है। गुफा में चलते हुए दशा एक दीवार पर बनी कुछ पुरानी पेंटिंग्स को देखती है। पास जाकर देखने पर उसे लगता है कि ये तस्वीरें इंसानों और ओची के बीच किसी आने वाली लड़ाई की भविष्यवाणी कर रही हैं। उधर यूरी, छोटा ओची और मैक्सिम मिलकर गुफा के और अंदर पहुंचते हैं और आखिरकार उस जगह पर पहुंचते हैं जहां ओची का असली घोंसला है। वो जगह एक शांत झील से घिरी होती है और उसके चारों तरफ पत्तों से ढके हुए पत्थरों के बीच ओची अपने परिवार के साथ शांति से रहते हैं। इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर मैक्सिम भी हैरान रह जाता है। यूरी अब ओची बच्चे को उसकी टोली के पास वापस पहुंचाने के लिए झील पार करती है, लेकिन तभी ऊपर पहाड़ियों पर मौजूद एक शिकारी ओची के लीडर की तरफ बंदूक तान देता है। मैक्सिम डर जाता है और चिल्लाकर उसे रोकता है, लेकिन लड़का ट्रिगर दबा देता है। गोली चट्टानों से टकराकर उछल जाती है। जल्दी से प्रो उस लड़के से बंदूक छीन लेता है और मैक्सिम दौड़ता है अपनी बेटी की तरफ, क्योंकि उसे डर है कि ओची अब हमला कर सकते हैं। सब कुछ खत्म होता दिख रहा होता है। तभी गुफा के दूसरी तरफ से दशा सामने आती है और अपनी बांसुरी से ओची की भाषा में एक मधुर धुन बजाने लगती है। इस संगीत को सुनकर ओची शांत हो जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। अब मैक्सिम अपनी बेटी को कंधों पर उठा लेता है ताकि वो और छोटा ओची बाकी झुंड से संपर्क कर सकें। यूरी अब ओची के लीडर के सामने जाती है और इज्जत के साथ झुककर वो उसे वो बच्चा दिखाती है जिसे उसने बचाया था। अब बच्चा अपने परिवार से फिर से मिल जाता है। वो यूरी को देखकर एक हल्की सी आवाज करता है, जैसे दोस्ती के लिए शुक्रिया कह रहा हूं। इस पल को देखकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो जाते हैं। दशा दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लेती है और सालों बाद माँ बेटी फिर से एक हो जाती हैं। अब दशा को समझ आता है कि जो भविष्यवाणी उस गुफा की दीवार पर थी, वो युद्ध की नहीं बल्कि मिलन की थी, और ये सब मुमकिन हो सका सिर्फ यूरी की हिम्मत और उसके भरोसे की वजह से। अब इंसान और ओची, ये दो अलग अलग दुनिया के जीव, इस टापू पर शांति से एक साथ जी सकते हैं। और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।